पीली शाम कविता में लिखते हैं शमशेर बहादुर, कहते हैं कि ये प्रकृति और कहते हैं कि एक पीली शाम मैडम आवाज जी स्क्रीन शो कर रहा है। यस मैम। चलिए, तो एक पीली शाम कविता की बात हम लोग कर रहे थे। तो एक पीली शाम कविता शमशेर बहादुर सिंह जी ने 1953 में लिखी थी। कविता, इसका ईयर आप लोग लिख लीजिए अगर आपको नोट नहीं है। तो ये कविता 1953 में शमशेर बहादुर सिंह जी ने लिखी, ठीक है। और इस कविता में कवि ने एक शाम के समय का वर्णन किया, जब सूरज के ढलने का समय होता है और सूरज ढलने को होता है और आकाश में हम देखते हैं कि पीला सा रंग दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो उस पीले रंग को देखते हुए कवि ने कल्पनाएं की तमाम, उस मुख कमल की सुंदर, जो कवि ने कल्पनाएं की तो उसका मुख कमल की एक सुंदर चेहरा देखा। मतलब कि जो शाम के समय पीले रंग को देखते हुए कवि ने कल्पना की, उसका मुख कमल का जो एक सुंदर चेहरा जैसा दिखाई देता है, उसकी कल्पना को याद करते कवि कहता है कि पीले शाम की तरह वह एक नए उस पत्ते की भांति है जो पत्ता पेड़ की शाख पर इस तरह लगा है कि मानो पक गया है ना। ये सारी चीजें कविता, यहाँ पर इस कविता को पूरा हम पढ़ते हैं तो हमें इसको बुझते हैं, ठीक है। तो चलते हैं इस कविता की व्याख्या की तरफ। इसका ईयर आप लोग नोट कर लीजिएगा, 1953 में लिखी ये कविता, ठीक है। लिखते हैं शमशेर बहादुर सिंह जी कि एक पीली शाम, पतझड़ का जरा अटका हुआ पत्ता, शांत मेरी भावनाओं में तुम्हारा मुख कमल, कृष्ण मलान हारा सा कि मैं हूँ वह मौन दर्पण में तुम्हारे कहीं, वासना में डूबी शिथिल पल में स्नेह काजल में लिए अद्भुत रूप कोमलता, अब गिरा हुआ अटका आंसू शांत तारक सा अतल में, ठीक है। तो इस एक चीज और देख लेने दीजिए। अच्छा लिखा लिखा। हाँ, तो शाम के समय कवि अपनी एक तरह से अपनी अनुभूतियों का वर्णन इन्होंने किया। अभी हमने पढ़ा इनकी कविताओं की विशेषताओं को पढ़ रहे थे। तो कहते हैं एक पीली शाम, पतझड़ का जरा अटका हुआ पत्ता। तो शमशेर बहादुर सिंह, अभी हमने पढ़ा कि एक शाम के समय की उस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि जब सूर्यास्त का समय हो रहा होता है, सूरज ढलने को होता है। म्यूट कीजिए प्लीज। सूरज ढलने को होता है तो म्यूट कीजिए। किसका है ये? पूनम जी। क्लास सुचारू रूप से हम चला ही नहीं पा रहे। हाँ, तो लिखते हैं शमशेर बहादुर, एक पीली शाम यानी शाम के समय जब सूर्यास्त हो रहा होता है तो कहते हैं पतझड़ का जरा अटका हुआ पत्ता शांत, ठीक है। तो शाम के समय की स्थिति का, उस पीली शाम का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि शाम के उस समय का वर्णन करते हैं कि जब सूरज ढलने को हो रहा है और सूरज ढलने के समय आकाश में हम देखते हैं कि पीला रंग दिखाई पड़ता है। उस पीले रंग में कवि कल्पना कर रहा है कि उस पीले रंग में कवि की कल्पना है कि उसका मुख, यानी कि एक, चाहे अपने एक नायिका का मुख समझ सकते हो, तो कहते हैं उसका मुख कमल की भांति जो सुंदर चेहरा जो है उसका देखते हुए कवि कल्पना करता है कि उस पीले शाम की तरह, ठीक है, उसका मुख भी कैसा है, उस पीले शाम की तरह उसका मुख भी क्या है कि तुम्हारा भाव, यानी कि पतझड़ का जरा अटका हुआ, जैसे कि पीले, जैसे पतझड़ का पत्ता कैसा होता है, पीले पतझड़ में पत्ते पीले हो जाते हैं, ठीक है। तो अटका हुआ जो पत्ता है तो वैसे ही शांत है, और यानी कि शाम के समय में वही क्या होती है, वही नीरवता छाई होती है ना। वैसे ही कहते हैं कि पतझड़ का अटका हुआ पत्ता, उसमें भी एक शांति होती है, नीरवता होती है। तो कभी कहते हैं कि मेरी भावनाओं में तुम्हारा मुख कमल कृष्ण म्लान हारा सा, यानी
तुम्हारा वो मुख कमल, यानी कि वह तुम्हारा मुख कमल भी वैसे ही, यानी कृष्ण यानी दुबला मलान हारा थका हुआ और मुरझाया हुआ सा कवि कहते हैं कि दिखाई पड़ रहा है। और कहते हैं मौन दर्पण में तुम्हारे कहीं वासना डूबी, शिथिल पल में स्नेह काजल में लिए अद्भुत रूप कोमलता, अब गिरा अब गिरा हुआ अटका हुआ आंसू सांद्र तारक सा अतल में। ठीक है, तो कभी आगे लिखते हैं कि एक कल्पना कर रहे हैं कि उस पत्ते की भांति पेड़ की शाख पर जो पीला पत्ता लगा हुआ है कि थोड़ा सा वो पक गया है, बस उसमें अब गिरा का मतलब कभी कहता है कि बस उस पत्ते को मानो झड़ने को एक जरा सी जैसे हवा चलती है तो वो पीला पत्ता क्या होता है, गिर जाता है। तो वही कभी कह रहे हैं कि वो झड़ने के लिए एक जरा सी हवा चली और मानो, यानी कि तो वो पत्ता झड़ गया। तो इसी तरह कभी कल्पना करते हुए लिखते हैं कि शाम के समय धीरे धीरे जब शाम को ढलने लगी, पीलापन चला, जब उसको उस शाम का पीलापन चला जाएगा, ठीक है, तो कभी कहता है कि जब फिर वो क्या आएगी, शिथिल पल में स्नेह काजल लिए अद्भुत रूप कोमलता, अब गिरा तो कभी कहता है कि जब शाम ढल जाएगी, ठीक है, और ये तो उस स्थिति में क्या होगा, कभी आगे वर्णन करते हैं कि जब ये पीलापन खत्म हो जाएगा, रात आने को होगी, उसके सांवलेपन को याद करते हुए कवि कहता है, याद कर रहे हैं कवि कहते हैं कि उसके चेहरे के उस सांवलेपन में कवि देख रहा है, कहते हैं किस तरह उसकी आंख का काजल में जैसे प्यार उमड़ता है, वह ढलते हुए शाम में देखते हैं, तो उसका वर्णन भी इस कविता में उन्होंने किया। तो कहते हैं कि वासना में डूबी, कहते हैं कि वासना डूबी, तो रात को जब वासना डूबती है और धीरे धीरे रात ढलती है, फिर से सुबह होती है, दिन निकलता है ना, शाम को और सुबह और शाम के बीच कभी कहते हैं कि ये पूरा जो जीवन का चक्र है, या इसको जीवन और मरण का चक्र है, कभी ऐसे भी समझ सकते हैं कि जीवन का, देखो पतझड़ के पीले पत्ते से जीवन और मरण के संबंध को भी समझ सकते हैं, सुबह और शाम से भी जीवन और मरण का संबंध है। तो कभी कहते हैं कि ये सुबह से लेकर शाम तक जो क्रम चलता है, या जीवन और मरण का जो क्रम चल रहा है, वो बीच में जो बीच में जो इस सब की सबसे बड़ी खूबसूरती के साथ कवि ने इन सब का वर्णन किया, किस तरह सूरज फिर से उदय होगा, फिर से ढलेगा, बीच में फिर रात आएगी, ठीक है, फिर वो नीरवता छाएगी, और फिर हम देखेंगे, तो कवि इस तरह से कल्पना में कवि ने शाम के समय का एक सुंदर वर्णन यहाँ पर कवि ने यहाँ पर किया है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। आगे चलते हैं, शमशेर बहादुर सिंह की कविता शाम होने को हुई, 1945 में इसका लिखने समय है, ठीक है, और ये जो कविता है शाम होने को हुई, तो इस कविता को जो कवि ने लिखा जब, ठीक है, तो इसमें एक तरह से इसका जो लिखने का भाव है, शाम होने को हुई कविता लिखने के भाव को अगर हम समझे, तो इसमें कवि ने मतलब एक तरह से आर्थिक स्तर पर प्रताड़ित जो निम्न वर्ग के प्रति अपनी एक सच्ची सहानुभूति का कवि ने वर्णन किया है, ठीक है, आर्थिक स्तर पर जो प्रताड़ित निम्न वर्ग है उसके प्रति जो संवेदना है, सांत्वना है, जो सच्ची सहानुभूति है, उसी का वर्णन कवि ने यहाँ पर प्रस्तुत करने की कोशिश की अपनी इस कविता के माध्यम से, ठीक है, इस तरह से वर्णन करते हैं। आगे लिखते हैं कि कहते हैं शाम होने को हुई लौटे किसान, दूर पेड़ों में बढ़ा खगरव, धूल में लिपटा हुआ है आसमान, शाम होने को हुई नीरव, न तू न चेता काम से थककर, फटे मैले वस्त्र में कमकर, लौट आए खोलियों में मौन, चेतने वाला ना तू है कौन। देखिए कवि वर्णन करता है कि शाम के समय, शाम होती है, किसान लौट करके खेतों से अपने घर की तरफ आते हैं, ठीक है, आ रहे हैं, दूर पेड़ों में बढ़ रहा खगरव, और कहते हैं दूर पेड़ों की तरफ अगर देखो तो खगरव पक्षियों का कलरव जो है, पक्षियों का जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, यानी पक्षी भी अपने घोंसलों की तरफ वापस लौट रहे हैं, जैसे किसान अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। और कहते हैं धूल में लिपटा हुआ है आसमान, तो आसमान कैसे है, धूल में लिपटा हुआ है, क्यों कि जैसे शाम के समय क्या होता है कि गोधूल, जैसे उस समय की जब किसान वर्ग होता है तो क्या होता है उसके जानवर, जिसको हम क्या कहते हैं गोधूली बेला कहा जाता है, जब किसान अपने जानवरों और सबको लेकर के वापस आता है तो एक धूल सी जब आसमान में छा जाती है, लोग जब अपने घरों को किसान लौटते हैं तो उस समय का कवि वर्णन करता है। तो और कहते हैं शाम होने को हुई नीरव, और फिर कहते हैं कि वही शाम, वही नीरवता छाई वातावरण में छाने लगी, फिर वो शाम होने को होती है।
फिर कभी कहता है तू न चेता काम से थक कर फटे मैले वस्त्र में कम कर। कभी कहता है कि तू चेता नहीं, काम से थक करके उसी फटे मैले वस्त्र में काम कर करके लौट आए अपनी मौन हो करके, तुम फिर अपनी खोलियों में मतलब फिर से अपने उन्हीं घरों में या अपने वहां पर तू लौट आया। चेतने वाला न तू है कौन। कभी कहते हैं कि तू है कौन तू, यानी कि तू चेतने वाला न तू, यानी तू चेतने वाला तो नहीं है और है कौन, कभी प्रश्न करता है। तो कभी कहते आगे बताते हैं शाम हम तुम और बाबू लोग, लड़कियां चंचल निठल्ले युवक, स्फूर्ति मन सब सिनेमा की ओर, चले जाने कौन सी है ललक, उमड़ते घुटते हृदय के भाव, चित्रपट पर नग्न आते बिखर। आगे कवि एक दूसरे वर्ग का वर्णन कर रहा है कि कैसे कि शाम के समय जब शहरी लोग होते हैं या जब संपन्न लोग होते हैं आर्थिक रूप से, तो वो कहाँ शाम के समय क्या करते हैं, किसान की तो बात कभी नहीं की, शाम होकर अपने घरों में लौट आए, वही गंदे मैले कुचले वस्त्रों में जैसे तैसे काम किया, फिर सो गए, फिर अपने सुबह उन्हीं कामों में भी। तो कभी कहते हैं एक दूसरे वर्ग की बात करता है यहाँ पर कि शाम हम तुम और बाबू लोग, कहते हैं कि हम लोग जो उच्च संपन्न वर्ग क्या होता है, शाम को हम तुम लोग या और जो बाबू लोग होते हैं है ना, पैसे वाले लोग होते हैं, और कहते हैं चंचल लड़कियां हैं जो, और जो निठल्ले युवक हैं के जो काम धंधे वाले नहीं है, जो जो घूमने फिरने वाले, तो कहते हैं स्फूर्ति बड़े प्रसन्न मन से सब कहाँ निकलते हैं शाम के समय, सिनेमा की ओर निकलते हैं, चले सिनेमा उसकी ओर, न जाने कौन सी ललक है उनके मन में, उमड़ते घुटते हृदय के भाव, चित्रपट पर नग्न आते बिखर। कहते कवि कहते हैं कि हृदय पर अनेक तरह के भाव उमड़ते हैं, घुटते हैं, और अनेक चित्रपट पर, हृदय रूपी पट पर कहते हैं कि अनेक तरह के नग्न आते बिखर आते हैं और फिर से बिखर जाते हैं, ये विभिन्न प्रकार के भाव। और फिर कवि लिखते हैं आगे कि आर्थिक वास्तविकता का दांव भूल हम छूते पार्थिव शिखर, हाय कर उठते हमारे नयन, होंठ सी लेती दबा अफसोस, चांदनी सित वक्ष कोमल ओस। ठीक है, आगे कवि कहते हैं कि आर्थिक वास्तविकता का दाम, यानी कि आर्थिक विषमता का कवि वर्णन कर रहा है कि आर्थिक वास्तविकता क्या है, यानी उसके दाम को कहते हैं कि आर्थिक वास्तविकता जो है भूल भूल हम छूते अपार्थिव शरीर, कहते हैं कि हम भूल से हम उस अपार्थिव शिखर को कह रहे हैं कि हम छू रहे हैं, और हाय कर उठते हमारे नयन, होंठ से लेते दबा अफसोस। कवि कहते हैं तो ये सब कुछ देख कर हमारे नयन नेत्रों से एक हाय सा हाय की हाय निकलता है, और कहते हैं कि हम होंठ से अपने यानी अफसोस के कारण अपने होंठ दबा लेते हैं, मांगता उर भार अंतिम शयन, चांदनी सित वक्ष कोमल ओस। और कभी कहता है कि हम और यानी कि अंतिम यानी कि अंतर यानी मांगता उर भार अंतिम शयन, यानी कि उर का मतलब हृदय का भार क्या है, एक मानो एक अंतिम शयन मांग रहा हो। और कहते हैं चांदनी सित वक्ष कोमल आस, और चांदनी और चांदनी सी वक्ष कोमल ओश, दूर की मरमर मिली निहार, दूर की निहार मालाएं, निकटतम विक्षिप्त सागर फेन, एक ही आवाहन आ जाए हमारे एन, भूल के मंदिर सुघर बहुमूल, हृदय को विश्वास देते दान, प्राप्त श्लाघा से आयाचित मान, स्वप्न भावी द्रव्य से अनुकूल, दीन का व्यापार श्लाघा में, खिन्न दलकर कागजी विस्मय, सत्य के बल शूल हूलू में, काम निर्धन की न भूलू में। ठीक है, तो कवि इन सारी चीजों में उन कवि का वर्णन करते हुए कह रहा है कि ये जो चीजें हैं, यानी कि दोनों पक्ष का वर्णन कर रहा है कि दूर मरमर मिली निहार, यानी कि जो मतलब उस जो एक गरीब वर्ग है उसकी शाम किस तरह बीत रही है, ठीक है, एक जो युवा एक जो धनवान वर्ग है, आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग है, उसका उसकी किस तरह से मतलब उसकी शाम किस तरह से बीत रही है ना। कहते हैं कि भूल के मंदिर सुभर बहुमूल, हृदय को विश्वास देते दान, यानी कहते हैं कि मंदिर में जाकर बहुमूल यानी कि विश्वास के साथ क्या करते दान देते हैं, और विभिन्न प्रकार के स्वप्न भावी द्रव्य से अनुकूल, यानी विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े दान मान हो रहे हैं, लेकिन मतलब कवि के कहने का भाव कि हम जाकर के मतलब दान करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक जो वर्ग ऐसा है जो इन सब स्थितियों को जी रहा है, जो अपने जीवन को ऐसे दीनहीन होकर के जो अपने समय को काट रहा है, कहते हैं आज उनकी स्थिति ऐसी है, और आज हम इधर उधर दान भी करते हैं, ये इन सारी चीजों का वर्णन कवि कर रहा है।
तो कहते छिन्न दर कल कागजी विस्मय सत्य के बल सोलू फलों में श्याम निर्धन। कवि कहता है कि सब कुछ, ये सब कुछ देखते हुए, सब कुछ विस्मयता के साथ मैं देख रहा हूँ, सत्य को समझ रहा हूँ, सब कुछ समझ कर रहा हूँ, लेकिन कवि कहता है कि मैं उस निर्धन की शाम को न बोलूं, मैं उस निर्धन की शाम को नहीं बोलता हूँ। और कहते हैं कि रात हो आई चमक उठे कई, बल्ब ऊपर अग्रहायण दूर, नभ में दूर तक उठे अधीर, भाव कैसे सहज कैसे को। कहते हैं कि जब रात और हो आई, चमक उठते हैं, चमक उठे कई बल्ब, यानी कई तरह के बल्ब चमक उठते हैं, और ऊपर कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के आकाश में विभिन्न प्रकार के अग्रहण दिखाई पड़ते हैं, और कहते हैं दूर तक उठे अधीर भाव, और कहते हैं विभिन्न प्रकार के भाव बहुत दूर तक, कभी कहते हैं कि हृदय में उठते हैं अनेक प्रकार के भाव, कैसे सहज, कैसे क्रूर और सहजता के साथ वो भाव, कवि कह रहे हैं हृदय में उठते हैं। कवि ने इस अपनी कविता के माध्यम से आर्थिक विषमता और निम्न वर्ग की जो निम्न वर्ग के प्रति अपनी सहानुभूति को दिखाया, और कैसे उच्च वर्ग की संपन्नता और कैसे उनके मतलब सारी चीजों का वर्णन कवि ने अपनी इस कविता के माध्यम से किया। ठीक है।